ये रेस्टोरेंट आज हम लोग वंशागति के आणविक आधार चैप्टर से एक टॉपिक को उठाएंगे और वो आपका है म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन के बारे में जानेंगे, क्या है म्यूटेशन, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले म्यूटेशन क्या है, इसको हिंदी में उत्परिवर्तन कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इसको? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो अब उत्परिवर्तन कहते हैं तो लैंगिक, इसमें क्या होता है उत्परिवर्तन, जीवों में होने वाला एकाएक अचानक परिवर्तन जिसके वजह से जीवों के गुण में बदलाव हो जाए, उसे ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन में जीवों के पैतृक गुण के अलावा जो है विभिन्नता आती ही आती है। हम जानते हैं कि जब भी लैंगिक प्रजनन होगा तो समस्या क्या है, तो पुराने गुण के अलावा दो नए गुणों का निर्माण भी होगा, क्योंकि दो अलग अलग गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, उसमें मौजूद दो जीन मिलते हैं और दोनों जीन जब आपस में जुड़ते हैं, जीन के एलील आपस में जुड़ते हैं तो रिकम्बिनेशन होता है, पुनर्संयोजन होता है और उसके वजह से नए गुणों का निर्माण होता है। तो जीव जो होते हैं अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं, यानी उनमें विभिन्नता आती है और ये विभिन्नता जो बनती है लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली भी जाती है ना, स्थानांतरित होती है। अब उत्परिवर्तन का डिफाइन भी यहाँ एक लाइन में लिख दिए हैं कि किसी भी जीव में अचानक होने वाला विशाल असतत भिन्नता जो वंशागत हो वही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाते। कुछ ऐसे भी उत्परिवर्तन होते हैं जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जैसे किसी भी व्यक्ति का 6 उंगली हो जाता है तो आवश्यक नहीं है कि उसके बच्चे में भी जो है वो 6 उंगली पाया ही जाए, है ना। तो ये आवश्यक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो संतान जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, जो जीव ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्ती जीव कहते हैं, म्यूटेंट कहलाते हैं, है ना। तो इंग्लिश में भी इसको डिफाइन करके हमने लिख दिया है कि म्यूटेशन इज सडन रैंडम हेरिटेबल चेंज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल विच काउज ऑल द सेल derived from it to be different in structure and behavior is called mutation। अब ये म्यूटेशन को सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो ये थे हमारे ह्यूगो डी व्राइज। 1901 में इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज, एक पौधा है उसको, उसका वैज्ञानिक नाम जो है ओइनोथीरा लमेरकियाना है, उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है 2n = 14 होती है। क्या प्रयोग किया, क्या पाया इन्होंने, देखा कि इवनिंग प्राइमरोज के कुछ पौधे के फूल जो है वो काफ़ी बड़े हो गए। तब इस बड़े फूल को कुछ परिवर्तन हुआ होगा, तो ये उत्परिवर्तन जो है के वजह से इस बड़े फूल को क्या कहा गया, तो इसको नाम रखा गया ओइनोथीरा गिगाज। दिक्कत क्या हुआ, क्या समस्या हुआ, ये उत्परिवर्ती जीव कैसे कहलाएं ये फूल, तो इसके पीछे जो है इनमें गुणसूत्र का ऐसे तो 2n = 14 इनमें होता था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 4 सेट हो गया गुणसूत्र का, 4n बराबर, है ना। तो 4n बराबर तो दुगना कर दीजिए, 14 दूना 28 तक क्रोमोसोम इसमें पाया गया, टेट्राप्लॉइड को ये सूचित करने लगे। तो इससे फ्लावर का साइज जो हो गया वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है। अब जो है ये फूल कैसे हो गए, बड़े हो गए। ठीक है। कैसे दिख रहे थे, बड़े दिखाई दे रहे थे ये फूल। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक या अधिक जीन में हुआ उत्परिवर्तन एक या अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। एक लाइन लिखे हैं कि एक या अधिक जीन में, हम जानते हैं एक जीन कम से कम एक लक्षण का निर्धारण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जीन एक से ज़्यादा लक्षण को निर्धारित करता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ढेर सारे जीन मिल करके एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। तो जो भी है इसके वजह से लक्षण में परिवर्तन होगा और एक जीन में परिवर्तन के वजह से बदलाव होगा जीवों में, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है दूसरा पेज पर आते हैं। दूसरे पेज में क्या व्याख्या है इसको जानते हैं। तो दूसरे पेज में हमने व्याख्या क्या किया है, तो जैसे जैसे पी पौधे को अगर हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे पी के पौधे में एक
म्यूटेशन से फूल का रंग, आप यहाँ पर उदाहरण दिए हैं मटर के पौधे का, है ना। फूल का रंग यहाँ लाल से सफ़ेद हो सकता है ना। किसका? ये तो हमारे मटर का। बीज का रंग जो है भूरा से सफ़ेद हो सकता है, तो ये सब भी उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, है ना। तो अगर मान लो इस प्रकार का उत्परिवर्तन हो तो इसको क्या कहते हैं? बहुप्रभावी उत्परिवर्तन कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। किसको? तो पिछले पेज में हम लोगों ने देखा एक से ज़्यादा जीन के प्रभाव के वजह से। अब आगे पढ़ते हैं। जी म्यूटेशन को कई प्रकार में हम लोग बांटते हैं। तो पहला है जर्मिनल म्यूटेशन। तो इसमें क्या होता है? अगर म्यूटेशन जो है जनन कोशिका में हो, जर्म सेल में हो और ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो है सोमैटिक म्यूटेशन है। सोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है? अगर उत्परिवर्तन जो है वर्धी कोशिका में हो, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो, जैसे किसी आदमी का कटा हुआ होंठ पैदा हुआ, अब मान लेते हैं किसी का क्या हो गया, थे उंगली हो गया, तो ये अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, तो ये सोमैटिक म्यूटेशन कहलाते हैं। अब आकार के आधार पर भी क्या किया गया है? म्यूटेशन को बांटा गया है। तो एक है बृहत उत्परिवर्तन, लार्ज म्यूटेशन, या इसको माइक्रो म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या है ये? तो वे सभी विभिन्नताएं जो फिनोटाइप में दिखाई दे, है ना, यानी कि ये बाहर से हम लोग इसको देख पाए कि ये परिवर्तन इसमें हुआ है, तो बृहत म्यूटेशन है। इसके अंतर्गत क्या हो सकता है? क्रोमोसोम की संख्या व संरचना में परिवर्तन हो सकता है और वो हमको दिखाई देता है, बृहत म्यूटेशन, है ना। अब चलते हैं अपने दूसरे म्यूटेशन की ओर, और वो है क्या? तो सूक्ष्म म्यूटेशन है, ठीक है। तो सूक्ष्म म्यूटेशन में क्या देखते हैं? इसको स्मॉल या माइक्रो म्यूटेशन भी कहा जाता है। वैसी विभिन्नताएं जो जीनोटाइप में हो, जीन के अंदर विभिन्नताएं हो, जीन में परिवर्तन हो, है ना, या डीएनए के स्तर पर कुछ नाइट्रोजनी क्षार में बदलाव हो जाए, तो ये बाहर से दिखाई नहीं भी दे सकते, तो ये सूक्ष्म उत्परिवर्तन है। इसके अलावा दिशा के आधार पर भी उत्परिवर्तन को बांटा गया है। एक है अग्र उत्परिवर्तन, फॉरवर्ड म्यूटेशन, है ना। जब उत्परिवर्तन वाइल्ड गुण, जो मतलब पुराने समय से जो गुण मिल रहा था उससे होकर के एक नया गुण का निर्माण अगर हो तो उसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। जैसे मटर का रंगीन फूल होना, है ना, ये वाइल्ड कैरेक्टर है। अब इसमें उत्परिवर्तन हुआ, मटर के फूल का रंग कैसा हो गया? सफ़ेद हो गया, तो ये कैसा उत्परिवर्तन है? फॉरवर्ड है ना। आगे की ओर बढ़ा, नया गुण का निर्माण किया। अब एक है प्रतिलोम उत्परिवर्तन, रिवर्स म्यूटेशन कह सकते हैं इसको, बैकवर्ड हो जाता है जब उत्परिवर्तन जो है वाइल्ड गुण से क्या, वाइल्ड गुण की ओर लौट जाए। जैसे हमारा ये जो मटर का फूल जो सफ़ेद हुआ था वो वापस अपना रंगीन फूल में बदल जाए, तो इसको हम लोग प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उत्परिवर्तन होता है। यहाँ पर भी चार्ट बना दिए हैं उत्परिवर्तन का फिर से। एक तो गुणसूत्र के आधार पर होने वाला परिवर्तन, दूसरा है गुणसूत्र की संख्या संरचना में बदलाव हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, कुछ हिस्सा गायब हो जाए, तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होगा। जीन उत्परिवर्तन में क्या होगा? तो जीन के स्तर पर उत्परिवर्तन होगा, नाइट्रोजनी क्षार में बदलाव होगा, है ना। अब गुणसूत्रीय को भी हम लोग बांटे हैं दो प्रकार में। गुणसूत्रीय में क्या है कि संख्या में परिवर्तन हो जाए, मान लेते हैं संख्या घट जाए, या 46 है गुणसूत्र ह्यूमन मनुष्य में, तो 46 से 45 हो जाए, 44 हो जाए या 47 हो जाए, तो ये हुआ संख्या में परिवर्तन। तो दो तरह से हो सकता है, घट सकता है और क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। आगे विस्तार से चर्चा इस दोनों का हम लोग करते हैं। आगे एक है क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, है ना। कैसे में परिवर्तन? तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, संख्या तो देख ही लिया ना, संरचना में परिवर्तन होना है। तो इधर का हिस्सा कट के उधर चला जाए, इधर का हिस्सा कट के इधर चला जाए, है ना, छोटा हो जाए, तो ये सब जो है संरचना में परिवर्तन है, ठीक है। दिक्कत होगा बताएंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, समस्या कहाँ होती है हमें बताएंगे और हम उसको अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अब अगला चलते हैं हम लोग गुणसूत्रीय जो हमारा है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को विस्तार से देखते हैं क्या बताता है ये हमें। तो इसमें
गुणसूत्र की संख्या और संरचना में परिवर्तन होगा। किसमें? गुणसूत्र की संख्या और संरचना में। दोनों को देखते हैं। पहला है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। ठीक है, तो किसी भी जीव के गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। हम जानते हैं गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं। अब मनुष्य का 2n बराबर 46, मकई में 2n बराबर 20 होता है, मटर में 2n बराबर 14 होता है ना। अब इसकी संख्या में परिवर्तन हो जाए तो इस तरह के कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता, कोशिका विभाजन के समय है ना गड़बड़ी में क्रोमोजोम की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। अब पॉलीप्लॉइडी को भी बांट देते हैं पहले। तो एक है सुगुणिता, इसी को यूप्लॉइडी कहते हैं। इसमें क्या होना है? गुणसूत्र के अगुणित सेट में संपूर्ण वृद्धि हो जाएगी। जैसे 2n होता है हर एक जीव में, तो यहाँ 3 गुना हो गया, तो इसको ट्राइप्लॉइड कहते हैं। 4 गुना हो जाए, गुणसूत्र बढ़ जाए। याद रखना है कि सेट में वृद्धि जो है सामान्य रूप से जीवों में नहीं होती है, जंतुओं में नहीं होती, पौधे में यह सामान्य रूप से देखने के लिए मिलता है यूप्लॉइडी। तो 4 से सेट हो जाए, 4n हो जाए तो टेट्राप्लॉइड, 5 सेट हो जाए तो पेंटाप्लॉइड, 6 सेट हो जाए तो हेक्साप्लॉइड। इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, बहुगुणिता में अगर गुणसूत्र जो है 2 से अधिक बार अगर आ जाए तो उसको स्वबहुगुणिता कहा जाता है। 2 बार से अधिक आ जाए तो स्वबहुगुणिता कहलाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 2n बराबर a 2 ठो है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2n में a 3 बार आ गया, a 4 बार आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? स्वबहुगुणिता कहलाएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला में है एक परबहुगुणिता। हम लोग इसको देखेंगे, परबहुगुणिता क्या है इसको जानेंगे। तो इसको एलोप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर 2 विभिन्न जीवों के जीनोम, जैसे एक जीव है और दूसरा बी है, दोनों को संकर करा दीजिए, मिला दीजिए। एक का जीन टाइप क्या हो गया ए, दूसरे का बी, दोनों को संकरण करा दिए, मिला दिए। अब ये एक जगह पर एकत्रित होकर के वृद्धि करे। अब ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, ए 3 बार आ गया, बी 3 बार आ गया, तो ये परबहुगुणिता एलोप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। अब इसी में एक आता है ऑटो एलोप्लॉइडी। ये क्या है? तो एक जीनोम जो है द्विगुणित से ज़्यादा हो जाए। इसमें देख रहे हैं कि दोनों जीन जो है द्विगुणित है, कम से कम 3 है तो त्रिगुणित है, दोनों है तो त्रिगुणित है, दुगुणित है तो दोनों दोगुणित है। इसमें क्या है? एक 4 गुना हो गया, एक 2 ही गुना हुआ, 2n ही रहा। बी 2 बार है और ए 4 बार है, तो इसको ऑटो एलोप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, असुगुणिता को देखते हैं, है ना। असुगुणिता क्या है इसको हम लोग देखते हैं विस्तार से। तो असुगुणिता एनोप्लॉइडीज को कहते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है अगुणित संख्या की साधारण गुणित नहीं होती है, बल्कि 2n में 1 या 2 गुणसूत्र अधिक या कम हो सकता है। एन्यूप्लॉइडी में गुणसूत्र की संख्या घटेगी, सेट नहीं। गुणसूत्र की संख्या या तो घटेगी या क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि 2 कंडीशन इसमें हो सकता है, एक तो घटने वाला, दूसरा क्या? बढ़ने वाला। तो घटने वाला कंडीशन को हाइपोप्लॉइडी कहते हैं और बढ़ने वाला कंडीशन को हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। पहले हाइपोप्लॉइडी के कंडीशन को देखिए। जब 2n में 1 या 2 गुणसूत्र की हानि हो जाए, घटना है तो 1 या 2 गुणसूत्र की हानि। सामान्य रूप से जंतु जो है 1 गुणसूत्र की हानि को तो बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे मोनोसोमी इसका उदाहरण है, एगो घटा 1 गुणसूत्र। जैसे हमारे पास 46 है तो 40 वो 1 माइनस हो गया, 2n - 1, तो 46 - 1 बराबर 45 हमारा हो गया। तो टर्नर सिंड्रोम क्रिएट होता है, तो बेचारा विकलांग की तरह जीवन जीता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के ऊपर वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल में, आकर के आप उसको देख सकते हैं। तो एक तो बर्दाश्त कर लेता है। मनुष्य में अगर नलीसोमी हो जाए, 2n - 2 हो जाए, तो ये बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता है। इसके प्रभाव से जो जीव होगा जिसमें 2 गुणसूत्र कम हुआ है वो निष्क्रिय या शक्तिहीन हो जाता है ना। जिंदा रहने की संभावना काफ़ी हद तक घट जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हाइपरप्लॉइडी की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो हाइपरप्लॉइडी में क्या है? गुणसूत्र बढ़ना है। इसमें 2n में 1 या 2 गुणसूत्र की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। 1 या 2 गुणसूत्र की वृद्धि हो जानी है। जैसे एक उदाहरण देते हैं ट्राइसोमी का। ठीक है, इसमें 2n में 1 गुणसूत्र बढ़ जाएगा, 46 + 1, 2n बराबर 46 मान लेते हैं ह्यूमन का, तो 1 47 हो जाएगा। तो 1 गुणसूत्र बढ़ जाएगा, तो बर्दाश्त कर लेता है जानवर, आदमी।
तो 2 युग्मक n प्लस n बनेंगे, एगो में n प्लस 1 हो जाएगा। एक तो n रहेगा नॉर्मल, है ना, 23 रहेगा, और 23 प्लस 1 हो जाएगा एक में। जैसे मंगोलियन सिंड्रोम है आपका, डाउन सिंड्रोम इसी को कहते हैं, है ना। तो इस तरह का बढ़ना भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन बढ़ने के बाद जो है बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। और धतुरा को अगर देखिएगा तो धतुरा में एक कॉमन चीज़ है, इससे उसको कोई विशेष दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब एक दोहरी ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है डबल ट्राइसोमी। इसमें क्या है, 2n में किसी 2 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, 2 अलग अलग गुणसूत्र। मान लेते हैं एक 13 नंबर बढ़ा तो एक 17 नंबर क्रोमोसोम बढ़ गया। एग्जाम्पल है, कोई भी बढ़ सकता है एक, है ना। तो 2 अलग अलग गुणसूत्र बढ़ गए, तो यहाँ पर 46 प्लस 2 हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, है ना। पटाऊ सिंड्रोम एग्जाम्पल है इसका, 13 क्रोमोसोम ऐसा करता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम नहीं इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमारा आगे बढ़ते हैं। टेट्रासोमी, 4 गुणसूत्र बढ़ेगा, वही भी, ये भी दोहरी ट्राइसोमी था, ये भी ट्राइसोमी ही है, लेकिन इसमें एक ही गुणसूत्र 2 गो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब पहले से तो ये 2 ठो था ही, एगो और बढ़ गया, 2 गो और बढ़ गया, तो 4 गो वो हो जाएगा, है ना। एक जोड़ा की वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये हम लोग देखे हाइपरप्लॉइडी के कंडीशन को, ठीक है। अब है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन वाला कंडीशन देखते हैं, है ना। कैसे कैसे संरचना में परिवर्तन होता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन के समय कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो संरचना में परिवर्तन को क्रोमोजोमल विपथन का नाम दिया गया है। कई तरह का होता है, एक को डिफिशियंसी कहते हैं। इसमें क्रोमोजोम का किनारे वाला खंड क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे देखिए गुणसूत्र क्या है, ABCDEFGH एक गुणसूत्र है, तो इसमें गायब हो गया किनारे वाला, तो GH को हम यहाँ से गायब कर देते। देखिए EF तक ही इसमें है ना, किनारे वाला गायब हो गया। अब एक है डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा, बीच का खंड गायब हो जाएगा, गुणसूत्र का बीच का खंड। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 आना था, 7 8 9 10 11 12 है, तो यहाँ पर 3 को हम गायब कर दिया, है ना। तो ये डिलीशन का उदाहरण हो गया। एक है डुप्लीकेशन, द्विगुणन हो जाता है, कोई बढ़ जाता है ना। तो इसमें कौन सा टुकड़ा, जैसे याद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आना चाहिए था, यहाँ 3 को डबल कर दिया, है ना। तो एडिशन हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने संरचना में परिवर्तन को देखा। और भी संरचना में परिवर्तन है, जैसे एक उदाहरण है प्रतिलोमन, इन्वर्सन। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र का एक खंड टूटता है और उस खंड पर स्थित जीन का क्रम जो है विपरीत हो जाएगा, और एक में क्या होता है, एक टुकड़ा में सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगा, तो जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगा उस टुकड़ा को पेरीसेंट्रिक कहते हैं, और जिसमें सेंट्रोमियर नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे, पारासेंट्रिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पारासेंट्रिक कहेंगे। अब देखिए किस तरह से बदलाव होगा। तो यहाँ देखिए कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 आना चाहिए था, 8 9 10 11 12, तो क्या हुआ कि यहाँ से एक तो है ये है, लेकिन यहाँ से 2 जो है हट गया, 2 गायब होकर के 2 कहाँ चला आया, तो 2 चला आया देखिए यहाँ, और उसके बाद 4 आ गया, फिर 3 आ गया, तो इधर का इधर, इधर का इधर, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। अब एक ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन में विनिमय होता है, क्रॉसिंग होता है, एक का दूसरे में, दूसरा का उसमें चला जाएगा। 2 टुकड़ा था इसका, इसी का इसमें आया। अब इस ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण वाला कंडीशन में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 इसमें है, और 7 8 9 10 11 12 इसमें है, तो इसका 7 8 जो है टूट करके इसमें आ गया, इसका जो है आपका 1 2 टूट के इसमें आ गया है, तो इसका वाला इसमें और इसका वाला इसमें, ट्रांसलोकेशन में ये कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलोकेशन का कंडीशन देख लिए। अब आगे जीन म्यूटेशन को हम अगला टॉपिक में देखेंगे। इतना आप पढ़िए, है ना, प्रॉब्लम रहे बोलिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, है ना, तभी तो हमारे वीडियो आप देख पाएंगे।